लेकिन एनीवेज आगे चलते हैं, इन सब बातों पे बात करते हैं। मिड कैप आउट परफॉर्मेंस जो मानसी ने कही उसके बारे में बात करेंगे। पवन पराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फंड मैनेजर हैं रेनेसा कैपिटल के, और पंकज के कॉलीग हैं, पंकज मुरारका, जिनको आप रेगुलरली यहाँ पे देखते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, उनके कॉलीग हैं पवन। और पवन भी करीब करीब 25 साल से बाजार में एक्टिव हैं और इस समय रेनेसा को ग्रो करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पवन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो आपकी पहली बार यहाँ पे इंटरव्यू हो रही है, हमसे बातचीत हो रही है, तो आपका स्वागत है चैनल पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस समय बातचीत हम शुरू करेंगे मेटल स्पेस से। वहाँ पे क्या वाकई आपको लगता है कि देयर इज़ अ केस टू लुक एट इट, क्योंकि रिस्क वॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया है? एकदम राइट ऑफ कर दिया था, 30-30, 40-40%, 50% स्टॉक गिर गए थे बिकॉज ग्लोबल कमोडिटी नीचे आई थी। वहां पे आप देखेंगे सेलेक्टिवली? राइट। तो सबसे पहले नमस्ते अजय जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सब कमिंग टू मेटल्स में हमारा शॉर्ट टर्म छोड़िए, बट हमारा 3-4 साल का अगर व्यू देखेंगे तो हमारा मेटल सेक्टर पे रीजनेबली व्यू पॉजिटिव है। खासकर अगर आप देखें तो ग्लोबली इंडिया मेटल्स का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है एज फार एज स्टील इज कंसर्न। और आप देखें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू सबने अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स अनाउंस करके रखे हैं, सबको अपनी कैपेसिटीज काफी जोर से बढ़ानी है। सो इन दैट बैकग्राउंड और फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली काफी करेक्शन हो चुका है, यहाँ से थोड़ी पुल बैक की गुंजाइश है। और अगले 1-2 साल तक जहां पर हम प्राइस को देख रहे हैं, स्टील प्राइस को, हमें ऐसा लगता है कि स्टील प्राइस का एक राइट बैलेंस बना रहेगा कि जहां पर नई स्टील कैपेसिटीज आए उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहेगी, और खासकर जो स्टील के कंज्यूमर्स है उनको भी पिंच नहीं होगा। तो अगर आप 2-3 साल के हिसाब से देखें तो हमारा मेटल्स पे व्यू पॉजिटिव। आपने लास्ट 3-4 महीने की जो वॉलिटिलिटी रही, ऑलमोस्ट हम 15,000 तक चले गए थे निफ्टी में। वहाँ उस वॉलिटिलिटी में आपने अपने फंड्स में कौन से एरियाज में निबिल्ड किया, जहाँ पे आपको अर्निंग कुशन अच्छा नजर आ रहा है? राइट। तो हमने लास्ट 3-4 महीने में क्या किया है कि जितने भी ग्लोबल बिजनेसेस थे हमारे पोर्टफोलियो में, आईटी सेक्टर बोल लीजिए, फार्मा बोल लीजिए, थोड़े बहुत ऑटो में जो ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक्स थे, वहां पर हमने हमारा एक्सपोजर कम किया है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी बेस्ड जो बिजनेसेस है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, बैंकिंग पे हम पिछले 1-2 साल से काफी पॉजिटिव है, और हमको ऐसा लगता है यहाँ से अगले 2-3 साल भी बैंकिंग में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर, जो डोमेस्टिक ऑटो फोकस कंपनीज है, कैपिटल गुड्स है, जैसे अभी हमने मेटल्स की बात करी, हमें ऐसा लगता है कि मेटल्स में बड़ा केपेक्स होगा और मेटल यूजर इंडस्ट्रीज में भी बड़ा केपेक्स होगा, केपेक्स साइकिल रिकवरी होगी में। तो इसके लिए हमको ऐसा लगता है कैपिटल गुड्स में अच्छा पैसा बनने वाला है अगले 2-3 साल के लिहाज से। तो हमने कैपिटल गुड्स में हमारा वेट बढ़ाया है। और एक और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर है, वहां पर हमारा हमने वेट बढ़ाया है। तो लास्ट 3-4 महीने में हमने इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को पोजीशन किया है। बिल्कुल। पवन, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड, वेलकम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब जहां पर हम बाजार की आपके पसंदीदा सेक्टर्स स्पेसेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में डोमेस्टिक मार्केट्स को अगर देखें, प्रोजेक्ट कॉस्ट में लगातार जो बढ़त है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि केपेक्स साइकिल इंटैक्ट है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केपेक्स साइकिल अगर आप देखें कंट्री में, तो लास्ट 10-12 साल से केपेक्स साइकिल ठंडा पड़ा है कंट्री के अंदर, राइट? जबकि डिमांड बढ़ती गई है। तो वी आर एट अ टाइम जहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ चुकी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग में लगे हुए हैं। वो सब अपने बैलेंस शीट को लाइट करने में लगे हैं। नाउ बैलेंस शीट्स आर वेरी स्ट्रांग, राइट? और इंडिया में क्या, केपेक्स साइकिल जो लास्ट 10-12 साल के बाद रिकवरी हो रही है, वो तो रिकवरी हो ही रही है। उसके अलावा जो पीएलआई इंसेंटिव स्कीम है, मेटल्स में जो रिकवरी है, रियल एस्टेट में जो रिकवरी है, इन सारे कारणों को अगर आप एक साथ देखें तो हमारा ये व्यू है अगले 3-4-5 साल में केपेक्स साइकिल और मजबूती से रिकवर होगा, और इसकी वजह से इकोनॉमी में एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी जाएगी। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये एक स्पेस तो खैर आप बता ही रहे हैं पवन, की आपको पसंद आता है। इसके अलावा और दूसरे कौन से हाई क्वालिटी ग्रोथ बिजनेसेस जहाँ पर आपकी नज़र है, जिन सेक्टर्स पर आपकी नज़र है? Q1 को आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर आपने वहाँ कोई एस्टिमेशन बनाया हो कि कैसी कॉर्पोरेट अर्निंग्स रह सकती हैं? देखिए, Q1 का जहां तक सवाल है, हमारा ये मानना है कि Q1 में रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी दिखेगी, क्योंकि एक तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, और सेकेंडली जो बेस क्वार्टर है Q1 ऑफ लास्ट ईयर, वो काफी ठंडा था, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी दिखेगी। पर आप देखेंगे तो मार्जिन काफी प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज जो भी कमोडिटी प्राइसेस में पुल बैक आया है, उनको मार्जिन में या कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होने में 1-2 क्वार्टर लगेगा।
ठीक है, अभी भी जितने भी कंपनीज है वो सब पुराने कॉस्ट की इन्वेंट्री लेकर बैठी होंगी, तो Q1 में आपको मार्जिन में डिप दिखेंगे। ठीक है, और जहां तक रिकवरी का सवाल है, इंडिया में H2 जो होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ज्यादा हैवी होता है, तो मेन रिकवरी जो है आपको वहीं पर ही देखनी चाहिए। एज फार एज सेक्टर्स आर कंसर्न, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्पेस है, कंज्यूमर में आप देखें तो दो तरह के हैं, एक कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं और एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है। जो कंज्यूमर स्टेपल्स है उस पे हमारा ये व्यू है कि इनमें पेनिट्रेशन लेवल जो है काफी हद तक बढ़ चुका है और रूरल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इसके लिए वहां पर हमको लगता है कि ग्रोथ जो है थोड़ी मंदी दिखेगी, 5 से 10% ग्रोथ भी दिख गई तो भी बहुत बड़ी बात होगी, और उसमें 5 से 10% में मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो होगी वो प्राइस लेड होगी, वॉल्यूम तो डिक्लाइन भी आ सकती है। पर उसके मुकाबले आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस देखेंगे, चाहे वो अपैरल्स हो, ज्वेलरी हो, फुटवेयर हो, काफी वाइड कैटेगरी है उसके अंदर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वहां पर जो है वहां ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी, और उसी तरह से हमने जो स्टॉक्स इस फील्ड में पढ़े हैं वहां पर हमारी पोजीशन बना रखी है। ओके, ऑफ कोर्स, चलिए यहाँ पर इनफैक्ट स्पेसेस की अगर बात करें, बैंक्स एंड फाइनेंस, एफएमसीजी प्ले, ऑटोमोबाइल पर हम देख रहे हैं किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिविटी आती नजर आ रही है। लेकिन साथ ही पवन, जहाँ पर आईटी स्पेस अभी अभी मैं और अजय भी डिस्कस वही कर रहे थे, एक टीसीएस के नंबर्स के आने से आईटी के सेंटिमेंट को डिफाइन करना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा आईटी सेक्टर में ये व्यू है कि लास्ट अगर आप 6-9 महीने देखें तो इनके डील विंस काफी स्ट्रांग रहे हैं। ठीक है, तो FY23 तो ये साल तो इनका अच्छे से निकल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस में रिसेशन आ जाता है, आप सबको पता है कि यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर आईटी स्पेंड्स, क्वेश्चन ये है कि FY24 में क्या ग्रोथ आएगी। हमको ऐसा लगता है कि यूरोप और यूएस जिस तरह से सेंट्रल बैंक बिहेव कर रहे हैं, देयर इज वेरी हाई चांस कि ग्लोबल रिसेशन या स्पेशली डेवलप्ड मार्केट में रिसेशन आ सकता है। इसके वजह से हमको ऐसा लगता है कि फ्रॉम रिवॉर्ड फ्रेमवर्क 2-3 ईयर व्यू आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क हमको ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा अंडरवेट रहना चाहिए। एंड जो भी आईटी सेक्टर में पोजीशनिंग है, हमने जैसे थोड़ी बहुत भी हमारी जो पोजीशनिंग है वो लार्ज कैप आईटी में बना कर रखी है, मिड कैप आईटी से हम थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। डोमेस्टिक कैपेक्स थीम की बात करें तो जब हम एबीबी, सीमेंस, हनीवेल, इन ये वैरायटी ऑफ कंपनी से बात करते हैं, इनफैक्ट एलएनटी भी अब चलना शुरू हो गया, तो सेंस ये आ रहा है कि ऑर्डर बुक्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं। आप ये लार्ज कैपिटल गुड यूनिवर्स में एक्टिव हैं, या आप ये एलिकॉन इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग, पिटी इंजीनियरिंग, ये जो मिड कैप सॉफ्ट कैपेक्स प्लेज हैं उसमें ज्यादा एक्टिव हैं? नहीं, हमारा थोड़ा जो लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप स्पेस जो है कैपिटल गुड्स में, हमारा एक्सपोजर वहां पर ज्यादा है। एंड जैसे हमने कहा कि केपेक्स साइकिल रिकवरी होगी, तो जितनी भी सारी कंपनी आपने बताई है, एलएनटी हो या एबीबी, सीमेंस जैसी कंपनियां हमने बताई है जो अपने सेक्टर में लीडर है, इन सारी कंपनीज के बाद में क्या है कि अब जब तेजी आएगी तो इनके पास प्राइस पावर आ जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है यहाँ से मार्जिन भी एक्सपैंड हो गए, और मार्जिन अगर एक्सपैंड हुए तो प्रॉफिट ग्रोथ विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन रेवेन्यू ग्रोथ, एंड इन दैट केस देयर इज अ सीरियस केस ऑफ दिस स्टॉक टू डू इवन बेटर फ्रॉम नाउ। राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे पवन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो पे ट्रिगर बहुत सारे हैं, कैपेक्स एक बड़ा ट्रिगर है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी बिजनेस को लेकर जिस तरह के बूस्ट और यहाँ वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है, इस स्पेस पर आपकी कहाँ नजर है? देखिए, हम ईवी पे बहुत पॉजिटिव है। हमको ऐसा लगता है अगले 3-4 साल में ईवी का पेनिट्रेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। इनफैक्ट मेरा ये पर्सनल एक मानना है कि अगले 3-4 साल में आप देखें तो जितनी भी सेडान से लेकर ऊपर की कैटेगरी है वहां पर ईवी पेनिट्रेशन विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एंड हेंस जो कंपनीज जो इंजन बेस्ड जो कंपनीज है उनसे हमने एक्सपोजर एकदम जीरो रखा है, और जो कंपनीज ईवी साइड में जो ज्यादा उनकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रांग है वहां पर हमने हमारी पोजीशन बनाकर रखी है। ओके, ठीक है। एक बार एक जाने से पहले आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। पहले वैल्यू डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था। आपने क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है लास्ट 6 महीने में? क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है? हमने क्या किया था, हमारे मिड कैप फंड में हमने क्या किया था कि 3-4 महीने पहले जब हमको लगा कि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल ज्यादा है, तो टिपिकली हमने हमारा स्मॉल कैप एक्सपोजर कम कर दिया था। बट जैसे जैसे हमको लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में शायद मार्केट बॉटम बनाएगा, तो हमारे मिड कैप फंड में हम थोड़ा स्मॉल कैप का वेट वापस बढ़ा देंगे। दैट इज द अप्रोच दैट वी हैव इन द लार्ज कैप फंड। ऑब्वियसली वहां पर सिर्फ लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, और वहां पर लार्ज कैप फंड में भी हमने थोड़ा पोर्टफोलियो डिफेंसिव बनाकर रखा था लास्ट 2-4 महीने से। हमको ऐसा लगता है कि जब तक ग्लोबल वॉलेटिलिटी शांत नहीं होती तब तक थोड़ा डिफेंसिव रहना सही है।
अगले 2-3 महीने में इंडिया में मेरे ख्याल से अगला जब ये फेस्टिवल सीजन आएगा और ये मानसून किस तरह से पैदा होता है, आई थिंक ये 2-3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन्वेस्टर शुड कीप इन माइंड, क्योंकि इससे जो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी काफी डिपेंड करती है कि यहाँ से डोमेस्टिक रिकवरी किस कैसे होती है। राइट, तो डोमेस्टिक रिकवरी के लिए मॉनसून कैसे पैन आउट होता है और दूसरा फेस्टिवल सीजन किस तरह का देखने को मिलता है, ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं जिसे पवन वॉच आउट करना चाहते हैं। शुक्रिया पवन आज समय देने के लिए और सारे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।